तो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। ये वर्णों का उच्चारण स्थान वैसे तो कई तरीकों से याद किया जा सकता है, लेकिन संस्कृत में इसके उच्चारण के लिए एक सूत्र के तौर पे इसको सजाया गया है। और ये टॉपिक जो है वर्णों का उच्चारण स्थान, ये आपको 10th के हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है और कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ये उच्चारण स्थान पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसलिए इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा सूत्र है संस्कृत में, जिसको पहला हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है अकु विसर्जनीया नाम कंठा। अकु विसर्जनीया नाम कंठा। अकु विसर्जनीया नाम कंठा। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है। अकु विसर्जनीया नाम कंठा का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे अ है, तो अ से आप याद रखेंगे, अ से आप याद रखेंगे अ और आ। अ से याद रखेंगे अ और आ। कु मतलब क से मतलब कवर। कवर आपको याद रखना होगा। कवर में क्या क्या आता है, क ख ग घ। ठीक है, उसके बाद ह है, तो यहाँ पे ह हो जाएगा। फिर उसके बाद विसर्जनीया मतलब विसर्ग। इन सबका उच्चारण स्थान जो होता है क्या होता है, कंठ होता है। यानी कंठ से हम क्या क्या बोल सकते हैं, कंठ के सहायता से हम क्या क्या उच्चारण करते हैं, तो उसमें आपको आ जाएगा अ आ कवर। कवर का आप समझे क ख ग घ अंग। फिर ह हो जाएगा। फिर उसके बाद विसर्ग। इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। फिर उसके बाद दूसरा जानेंगे इचुसा नाम तालु। इचुसा नाम तालु। ध्यान देंगे, नाम आपको सबके अंत में जुड़ा रहेगा, तो नाम का कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे आप। यहाँ पे आपको शुरू से मैं बता दूं, इसमें क्या होगा, इचुसा नाम तालु में ई से दोनों ही आ जाएगा, हर्ष ई और दीर्घ ई। यानी जो तालु से बोले जा रहे हैं उनका जो है इसी सूत्र में समाहित है टोटल वर्णों का, है ना। जैसे ई से हो गया हर्षी और दीर्घी। चौ से हो गया चौवर्ग। चौ से क्या हो गया, चौवर्ग। और उसके साथ है य, तो य के उच्चारण में भी आपको तालु का उपयोग होता है। फिर उसके बाद तालु से है, ध्यान देंगे यहाँ पे इचुसा नाम तालु। इचुसा नाम तालु, तो यहाँ तालु सा है, तो तालु सा के नाम से ही तालु हो जाना है। तो इन सबका उच्चारण स्थान जो होता है क्या होता है, तालु होता है। तालु, तो तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो हर्षी दीर्घी। चौ वर्ग में छ हो जाएगा, फिर य हो जाएगा, फिर तालु से हो जाएगा। तो तालु से इन्हीं वर्णों का उच्चारण होता है। तीसरा है रिटुर्सा नाम मूर्धा। रिटुर्सा नाम मूर्धा। रिटुर्सा नाम मूर्धा। इसमें ध्यान देंगे, इसमें देखिए, इसमें भी आपको नाम जुड़ा ना, सब में नाम जुड़ेगा। इस नाम का मीनिंग नहीं निकालेंगे, उसके अलावा सबका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। यानी उसके माध्यम से हम वर्ण को पहचानेंगे कि मूर्धा से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो जैसे कि यहाँ पे री है, तो री का उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से होता है। री हो गया। उसके बाद ट से हो जाएगा ट वर्ग। ट वर्ग में ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद में र हो जाएगा। र का भी उच्चारण मूर्धा होता है। फिर यहाँ पे मूर्धन स मूर्धा। मूर्धन स मूर्धा। देखिए, उच्चारण स्थान के नाम पर ही उसका नाम पड़ा है। तालु से शुरू है, तालु से इसका उच्चारण होता है, इसलिए तालु में सब बोला जाता है। ये मूर्धा से उच्चारण होता है, इसलिए इसको मूर्धन स बोला जाता है। ठीक है, र के बाद फिर मूर्धन स हो जाएगा। ठीक है, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। याद रहेगा। चौथा है, तो ये याद कैसे करेंगे, रिटुर्सा नाम। रिटुर्सा नाम मूर्धा। रिटुर्सा नाम मूर्धा 4-5 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद रिटुर्सा नाम के बाद लिरितुल्सा नाम दंता। लिरितुल्सा नाम
दंता, रेतुलसा नाम दंता। यहाँ ध्यान देंगे दंत, दांत से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या कौन कौन है, कौन कौन वर्ण है, तो यह लिरी हो जाएगा, जो संस्कृत में होता है हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। लिरी का उच्चारण संस्कृत में होता है, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। फिर हो गया तो, लिरी तू, तू यानी तो से हो जाएगा आपको तवर में, तवर में क्या आएगा, है ना। फिर उसके बाद लौ है तो लौ हो जाएगा, और लौ के बाद फिर आएगा दंती स, तो ये दंती स हो जाएगा। दंती स जो कि दंत से उच्चारण होता है, इसका नाम पड़ा दंती स। तो ये कुल मिलाकर लिरी से लौ, तो से तवर्ग, लौ से लौ और दंती स से दंती स हो गया। तो यहाँ लेतुलसा नाम दंता यानी लिरी, तवर्ग, लौ और स का उच्चारण स्थान दंत होता है। क्या होता है, दंत। इसके बाद है पांचवा उपधमनिया नाम अष्टा। तो इसमें जो धमनिया तो उपयोग में होता नहीं है, इसलिए हम उपु नाम लिखेंगे, उपु नाम ओष्ठ, उपु नाम ओष्ठ। इसी तरह आपको याद रखना है, उपु नाम ओष्ठ। इसमें क्या होता है कि ओठ से जो जो वर्ण का उच्चारण होता है, जिन जिन वर्णों का उच्चारण होता है, जैसे उ से दोनों उ हो जाएगा, हर्ष उ और दीर्घ उ। उसके बाद में प से क्या हो जाएगा, पवर, पवर। बस ये नाम तो इसमें भी है, इसमें भी नाम है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो उ से हर्ष उ और दीर्घ हो गया, फिर प से पवर हो गया, फिर नाम तो सब में है, तो इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से। किससे होता है, ओष्ठ से। पवर यानी हो जाएगा, है ना, और हर्षु दीर्घ। इसके अलावा 6 नंबर में और क्या क्या बन रहा है, ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। अब दो के संयोग से उच्चारण होता है, कंठ और तालु के संयोग से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। देखिए यहाँ ए है, यहाँ पे ऐ है, इसी तरह याद करेंगे, ए दे तो कंठ तालु में ए है और द मतलब ऐ है, तो ए और ऐ का, ए और में डालते हैं, ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु, कंठ तालु। तो कंठ और तालु के संयोग से ए और ऐ को होता है, यहाँ पे दे तो कंठ तालु। उसके बाद है ओ दो तो, ओ दो तो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, कंठोष्ठम। तो यहां समझेंगे कि कंठ और ओष्ठम, कंठ और ओष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, ओ और औ। ओ से ओ हो जाएगा, और दो मतलब औ, दो में क्या मात्रा है, औ, इसी से याद रखेंगे। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, कंठोष्ठम, कंठोष्ठम संधि होगा, कंठोष्ठम बनेगा, ठीक है। कंठ और ओष्ठम अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसको याद कैसे करें, इसका और भी है, यहाँ जगह नहीं है, फिर आगे मिटाकर दिखाएंगे। अभी आप समझेंगे इसको याद कैसे करेंगे। आपको 5-5 बार सबको उच्चारण करना है, जैसे अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। फिर इचुय सा नाम तालु, इचुय सा नाम तालु। फिर पढ़ेंगे रेटुर सा नाम मूर्धा, रेटुर सा नाम मूर्धा, ठीक है। फिर पढ़ेंगे लेतुल सा नाम दंता, लेतुल सा नाम दंता। फिर पढ़ेंगे उपु नाम ओष्ठम। उसके बाद पढ़ेंगे ए दयतो, ए दयतो कंठ तालु, ओ दयतो कंठ ओष्ठम। तो इसके अलावा भी कुछ है, एक दो और, उसको भी मैं आगे के। तो उदौतो के बाद, उदौतो कंठ ओष्ठम के बाद हम लोग पढ़ेंगे वकारस्य दंतोष्ठम। अगले उच्चारण स्थान में हो जाएगा वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। याद रखेंगे वकारस्य दंतोष्ठम, यानी इसमें कुछ नहीं, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत और ओष्ठ। दंतोष्ठ के संयोग से जो होता है, संयोग की सहायता से व का उच्चारण
नाक से भी कुछ वर्णों का उच्चारण होता है। कौन कौन होता है? य, म, ग, ण। य, म, ण, ना। यहाँ पे नौ छूट रहा है। य, म, नाम नासिका। तो इसमें नौ और ण यानी प्रत्येक वर्गों के पंचम वर्ण जो होता है, क्या है इसमें? य, मंगणा नाम नासिका। य, म, अंग, न और अण, इनका उच्चारण आसान नासिका भी होता है। नासिका होता है। इसके बाद हम लोग कुछ और भी टॉपिक पे पढ़ेंगे, जैसे कि अगला टॉपिक है जाएगा आपको वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, ये वर्ण विच्छेद क्या है इसको जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कमल, कमल का अगर वर्ण विच्छेद करना है तो क्या करेंगे? क में से अ बाहर आएगा, क, फिर म में से अ बाहर आएगा, फिर ल में से अ बाहर आएगा। तो इस प्रकार से कमल का वर्ण विच्छेद यहाँ आपके सामने है। फिर इसके बाद मान लीजिए देते हैं विकास, विकास का वर्ण विच्छेद करना है तो किसे करेंगे? व हलन, और इसमें हर्षई का मात्रा अभी मैंने बताया, हर्षी का मात्रा ये होता है ना, इसका मात्रा हर्षई होता है। अब उसके बाद का, वी का हो गया, फिर हम का उच्चारण करेंगे, सॉरी का को वर्ण विच्छेद करेंगे तो का को तोड़ेंगे तो का हलन और ये आ में टूटेगा, का हो गया। फिर सौ में कोई मात्रा नहीं है तो इसमें से अ बाहर आएगा, सौ में जब हलन देंगे तो अ बाहर आएगा, तो इस प्रकार हो गया वी का स। उसी प्रकार हम देखते हैं और भी, जैसे नौकर हो गया, नौकर, तो नौकर का वर्ण विच्छेद करेंगे तो नौ हलंत और इसमें हो जाएगा अ, नौ का हो जाएगा नौ और अ, फिर क में कोई मात्रा नहीं है तो क में से सिर्फ अ निकलेगा। फिर इसके अलावा र है तो र में भी कोई मात्रा नहीं है तो र में से भी अ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हो गया नौ क र। अब उसी प्रकार अगर दे दिया न्याय, न्याय, इसका वर्ण विच्छेद करना है तो नौ अर्ध है ना, अर्ध का मतलब ये होता है नौ में हलंत, नौ में जहां जहां हलंत है इसका मतलब वो अर्ध हो गया, यानी इसमें से स्वर अलग हो गया। तो नौ में कोई मात्रा नहीं रहेगा, इसमें से अ भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये अर्ध है। नौ हलंत का मतलब ये होता है अर्ध, ठीक है ना। फिर इसके पास य, तो य हलंत देंगे, इसमें से आ, या है ना तो आ निकलेगा। और फिर इस य में देखिए नौ हो गया, नौ हलंत, या का य और आ में तोड़ दिए, फिर य में कोई मात्रा नहीं है तो इसमें से य हलंत देंगे और अ बाहर आएगा। यानी आप यहाँ ये समझिए कि जो अर्ध रहता है उसमें से अ भी नहीं निकलता है, ठीक है ना, अ भी बाहर नहीं आता है। जिसमें कोई मात्रा नहीं रहता है उसमें से अ बाहर आता है, और जिसमें कोई मात्रा रहता है तो जो मात्रा रहता है वही बाहर आता है, जैसे या में आ था, ठीक है। अब इसी प्रकार कुछ संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर में बोलते हैं जैसे ज्ञान, ज्ञान का वर्ण विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे? तो ज्ञ तो संयुक्ताक्षर है, तो आपको बताए थे ज्ञ में ज और य का संयोग है, ये एक संयुक्त व्यंजन है, तो इसको ज्ञ को तोड़ेंगे पहले, ज हलंत और य, और इसमें ज्ञा है ना तो इसमें य में हलंत देंगे, इसमें से आ बाहर आएगा, ज्ञा हो जाएगा। ये तीनों मिलाकर ज्ञा होता है। आपको याद है ना, बताए थे हम यहाँ पे, जैसे कि ज हलंत और य मिलकर होता है, ज हलंत और य मिलकर ज्ञ होता है, बताए थे हम। तो ये ज और य मिलकर ज्ञ हुआ, इसमें आकार है तो आ बाहर आया। फिर नौ में कोई मात्रा नहीं है तो नौ में से सिर्फ अ निकलेगा, ठीक है। उसी प्रकार अब बात करें शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो स में हलंत देंगे, इसमें से हर्ष ई का मात्रा लगाए तो हर्ष बाहर आएगा। फिर छ जो है यहाँ पे संयुक्ताक्षर है, तो छ किन किन वर्णों से बना है? तो क हलंत और मूर्धन स, छ होता है, क और मूर्धन स मिलकर छ होता है, इसमें आकार है तो इसमें आ मात्रा लग जाएगा। तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेद होते हैं। तो वर्ण विच्छेद के लिए आपको मात्रा याद रखना होगा, उसके साथ साथ
मात्रा के साथ साथ आपको जितने भी संयुक्ताक्षर लिखाया गया है वो सभी आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें हम लोग वर्णों का संयोजन, फिर उसके बाद वर्ण विच्छेद कुछ करेंगे। आफ्टर दैट आप लोगों का वर्ण प्रकरण चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देंगे वर्णों का संयोजन कैसे होता है। देखिए आपको बताया थे क और स मिलकर छ होता है, इसमें स पूरा रहता है, उसमें से अ बाहर आएगा तो ये हो जाएगा छ। क्या हो जाएगा? छ। फिर यहाँ पे त और र मिलकर और अ मिलकर क्या होता है? त्र। फिर ज, य और र, देखिए य अभी आपको बताए थे कि ज हलंत और य मिलकर क्या होता है? ज्ञ होता है। ज हलंत और य मिलकर ज्ञ होता है, लेकिन य में जब हम हलंत देंगे ना तो इसमें से भी अ बाहर आएगा। जब इसमें हलंत देंगे तो इसमें से भी अ बाहर आ जाएगा। तो ये अलग चीज नहीं है, य में से यहाँ पे स में से अ निकल दिए हैं, इसमें से र में से अ निकल गया है वही चीज। ज और य मिलकर क्या हो गया? ज्ञ हो गया। ठीक है, द और य मिलकर, द य और अ मिलकर, य जो कि पूर्ण रहेगा ना, द हलंत और य मिलकर होता है द्य। ठीक है ना, इसमें अ भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि विद्यालय में का जो द्य होता है ना ऐसे लिखेंगे विद्यालय, ये ध नहीं है, द्य है। फिर वैसे ही स और र, इसमें असी, तो स र एक संयुक्त व्यंजन है, स्र होता है, इसमें दीर्घी का मात्रा लगेगा तो श्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स में री लग रहा है तो ये ऐसे श्री हो जाएगा, स में री। ठीक है ना, उसके बाद प र और मिलकर इसमें हो जाएगा प्र, ये प पे र रहता है। ठीक है ना, फिर इसके बाद देखिए त संयुक्त है, यानी ये त रहेगा पूरा, त और मिलकर त पूरा हो जाएगा। त हलंत नहीं, इसके ऊपर ऐसे रहेगा, जैसे कुत्ता में लिखाता है ना, कुत्ता में ये एक त संयुक्त होता है। ठीक है ना, उसके बाद में द और व मिलकर क्या होता है? द्व होता है, जैसे द्विवचन में द्व होता है। उसके बाद जैसे विद्वान में द्व होता है, और उसके बाद द थ मिलकर ये क्या होता है? द और ध होता है। यहाँ ध्यान देंगे ये ध पूरा है, द आधा है, ध में अ मिलेगा, ध पूरा रहेगा, द अर्ध रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये संयुक्ताक्षर है कुछ, इन संयुक्ताक्षर को आप याद रखेंगे तो, और साथ ही साथ मात्रा याद रखेंगे तो वर्ण विच्छेद में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्ण विच्छेद अगर आपको नहीं आएगा तो फिर संधि विच्छेद या संधि करने में भी आपको परेशानी होगी। इसलिए वर्ण विच्छेद जानकारी होनी चाहिए, वर्ण विच्छेद आपको आने चाहिए करने। तो वर्ण विच्छेद कब आएगा? जब आपको ये पूरे संयुक्ताक्षर याद रहेंगे और उसके साथ साथ मात्रा जो है वो याद रहेगा। जैसे इसका हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं निर्माण, तो नौ में कौन सा मात्रा है? हर्षी का मात्रा है, तो नौ हलंत देंगे, इसमें हर्षी का मात्रा निकला, नी हो गया। नी के बाद र है तो इसमें जो है ना र रेफ के रूप में इसमें अर्ध र हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर जो रेफ में जाता है वो अर्ध र होता है, जिस पे रहता है उसके पहले आता है नी र मान, है ना। तो फिर उसके बाद हो जाएगा म, तो म में आकार है ना, तो म हलंत देंगे, इसमें से आ बाहर आएगा। फिर अड़ा में कोई मात्रा नहीं है तो अड़ा में हलंत देंगे, फिर अ बाहर आएगा। तो इस प्रकार से निर्माण, सॉरी यहाँ पे आकार छूट गया। ठीक है, अब है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक में व हलंत देंगे तो इसमें ऐ बाहर आएगा, ऐ, व और ऐ मिलकर वै हो गया। फिर ज्ञ यहाँ पे संयुक्ताक्षर आ गया, तो ज्ञ को पहले जोड़ेंगे वर्णों में, तो ज हलंत और साथ में य होगा, और इसमें भी मात्रा देंगे तो इसमें से क्या बाहर आएगा? आ। विज्ञान में ज्ञान में क्या है? आ है, तो यहाँ पे आ गया, विज्ञा हो गया। फिर नौ में हर्षी है तो यहाँ पे नौ हलंत देकर इसमें हर्षी निकालेंगे। फिर क में कोई मात्रा नहीं है तो क हलंत, जब कोई मात्रा नहीं रहता है तो अ बाहर आता है, हो गया। वैसे ही पाक्षिक, पाक्षिक में पा, छिक और क है। ठीक है ना, तो प हलंत और आ हो जाएगा पा। फिर संयुक्त छ है तो पहले संयुक्त छ को तोड़ेंगे, क हलंत और मूर्धन स में। ठीक है, इसमें भी हलंत देंगे तो हर्षी बाहर आएगा, पाक्षी हो जाएगा। अब फिर क में जब कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क हलंत और अ होगा।
अब ठीक हो गया। उसी प्रकार श्री, तो श्री में यहाँ पे स्र जो है संयुक्ताक्षर है, तो यहाँ तालब से हलंत देंगे, यहाँ र, तालब से और र से स्र होता है, इसमें दीर्घी लगाए तो हलंत देंगे र में, तो दीर्घी बाहर हो जाएगा, श्री हो गया। यहाँ इस श्री का वर्ण विच्छेद कितना हो गया, श्री। फिर माँ का म हलंत, और म में क्या है, आ का मात्रा लगा हुआ है, म में आ का मात्रा, माँ है तो आ का मात्रा लगा हुआ है। फिर नौ में हलंत है, यहाँ पे नौ हलंत का मतलब अर्ध नौ, इसमें से कुछ बाहर में निकलेगा, ये ऑलरेडी जो है अर्ध नौ है, ठीक है। उसके बाद शिक्षक, शिक्षक में सी छ क, तो पहले स हलंत और हर्ष ई, सी हो गया। फिर छ को तोड़ेंगे तो इसमें टूटेगा क हलंत जोड़ मूर्धन स हलंत, फिर अ। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे छ संयुक्त व्यंजन छ जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया, क हलंत मूर्धन स जोड़ा मिलकर छ होता है, तो छ को हम तोड़ेंगे क हलंत मूर्धन स और अ में। फिर उसके बाद है क हलंत और साथ में अ, ये शिक्षक हो गया, ठीक है। सी ये संयुक्त छ हो गया और ये क हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्र, यहाँ पे ट हलंत और र, ट आधा है र पूरा, र में हलंत देंगे तो इसमें से अ बाहर आएगा, जब कोई मात्रा नहीं रहता है तो अ बाहर आता है, और फिर क में भी कोई मात्रा नहीं है तो क हलंत देंगे फिर अ बाहर आएगा। तो इस प्रकार से किसी भी शब्द का आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वर्णों का संयोजन यानी ये संयुक्ताक्षर आपको याद होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको ये वर्ण विच्छेद आना चाहिए। मात्रा और संयुक्ताक्षर आपको याद है तो वर्ण विच्छेद आ जाएगा, वर्ण विच्छेद आएगा तो फिर आपको संधि भी आ जाएगा। इसलिए संधि अगर सीखना है तो आपको ये वर्ण विच्छेद आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि ये पूरा चैप्टर वर्ण प्रकरण जो है आज कंप्लीट हो गया। इसमें आपको 10th से रिलेटेड जो है आपको ये कुछ संयुक्ताक्षर हो सकते हैं जो 10th के बोर्ड एग्जाम में आते हैं बिहार बोर्ड में, और या उसके अलावा उच्चारण स्थान हो गया। बाकी सब बेसिक चीज था जो आपके लिए जानना जरूरी था, क्योंकि यही ग्रामर का शुरुआत है, संस्कृत और हिंदी दोनों में, ये दोनों में पढ़नी है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी था। तो धन्यवाद। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।